Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। क्या हरियाणा में कुछ बड़ा होने वाला है? आप कहेंगे कि अभी मार्च में ही तो वहां सियासी उठापटक मची थी और मुख्यमंत्री बदले थे, लेकिन अब फिर से हरियाणा में हलचल बढ़ गई है। 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नायब सिंह सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर दिया था। ये विधायक हैं पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान। इसके 24 घंटे के अंदर ही प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी विपक्ष को यानी कि कांग्रेस को समर्थन का ऐलान हरियाणा में कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटें और करनाल उपचुनाव की 1 सीट जीतने की बात कर रही है, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापस लेना दिखाता है कि बीजेपी असल में कितनी कमजोर हो चुकी है। मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि आज संख्या के गणित के अनुसार अगर चुनाव के दौरान इस सरकार को गिराने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो मैं उन्हें यानी भूपिंदर हुड्डा को बाहर से समर्थन देने पर विचार करूंगा। अब ये कांग्रेस को सोचना है कि क्या वो बीजेपी सरकार को गिराने के लिए कदम उठाएगी। कांग्रेस और जेजेपी के इस साथ पर क्या क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, ये भी सुनिए। मैं समझता हूँ कि जो है हरियाणा के ये जो सरकार कोई हम नहीं गिरा रहे, लोग गिरा रहे हैं। ये कोई विधायक कोई किसी को तोड़ने से कुछ नहीं होता। ये तो विधायकों का जो हरियाणा के अंदर एक बदलाव का हरियाणा के लोगों ने फैसला किया है, उसके आधार पर मैं समझता हूँ ये जो सरकार जो है भाजपा की अल्पमत में अभी आई है और आने वाले समय में ये सरकार मैं समझता हूँ जाएगी। केवल सीएम या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। अब तो जनता सरकार बदलने का काम करेगी हरियाणा में तय। हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। हरियाणा में बीते 2 दिनों में हुए घटनाक्रमों के बाद कुछ सवाल उठते हैं जिनके बारी बारी से जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, क्या 3 निर्दलीयों के समर्थन वापसी के बाद नायब सिंह सैनी सरकार किसी तरह के खतरे में है? हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। करनाल सीट अभी खाली हुई है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा अब है 45। अभी भाजपा के हैं 40 विधायक, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10। भाजपा अभी भी 3 अन्य निर्दलीय विधायकों और यहां तक कि जेजेपी के 4 विधायकों तक के समर्थन का दावा कर रही है, यानी उनका दावा है कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है। दूसरी तरफ विपक्ष में अगर कांग्रेस और जेजेपी को अपने सभी विधायकों सहित और भाजपा से समर्थन वापस लेकर के आए 3 निर्दलीयों सहित 7 मान लें तो भी नंबर्स बैठते हैं 43, यानी बहुमत से 2 कम। एक तो ये नंबर्स का गणित हो गया, लेकिन सरकार को फिलहाल सुरक्षा देता एक तथ्य और है। नायब सिंह सैनी ने अभी बीते 12 मार्च को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अगले ही दिन 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट उन्होंने पास किया था। 2 फ्लोर टेस्ट के बीच 6 महीने का गैप होना जरूरी होता है, ये नियम है। ऐसे में विपक्ष 13 सितंबर 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है और उससे पहले ही अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी विपक्ष सरकार के अल्पमत में होने की बात कहकर नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग तो कर सकता है, लेकिन अभी अविश्वास प्रस्ताव लाकर फ्लोर टेस्ट नहीं करवा सकता। सरकार की स्थिति पर दुष्यंत चौटाला और नायब सिंह सैनी ने अपनी अपनी बात भी रखी है। क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे। जिससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग।
और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। चलो मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। दूसरा सवाल, जेजेपी क्यों कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है? क्या इसमें जाट वोटों का भी कोई फैक्टर है? जाट हरियाणा का दबदबे वाला किसान समुदाय है जो आबादी का करीब 27% है और प्रदेश की सभी सीटों के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों से वे अलग थलग थे और भाजपा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते थे। उन्हें सत्ता से दूरी का एहसास तब होने लगा जब 2014 में भाजपा को जाटों के जबरदस्त समर्थन के बाद भी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री चुना गया, जो जाट समाज से नहीं आते हैं। इसके बाद से कई ऐसी घटनाएं रहीं जिनके चलते जाटों की भाजपा से दूरी बढ़ी। मसलन 2016 में जाट आरक्षण के लिए आंदोलन, किसानों का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में पहलवानों का विरोध जिसमें महिला खिलाड़ियों का हरियाणा की जाट खापों ने समर्थन किया और इसे जाति के सम्मान के रूप में बताया गया। CSDS के एक आकलन के मुताबिक 2014 के विधानसभा चुनाव में करीब 19% जाटों ने भाजपा को वोट दिया था। CSDS की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हक में जाटों का समर्थन छलांग लगाकर करीब 50% पर पहुंच गया था, लेकिन खट्टर इस समर्थन को बनाए रखने में नाकाम रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाट सिर्फ भाजपा से नाराज हैं, खबरें जेजेपी से नाराजगी की भी हैं। हरियाणा के पत्रकार बताते हैं कि पिछले साल भाजपा ने प्रदेश में एक इंटरनल सर्वे कराया था। सर्वे में पता चला कि किसान आंदोलन के बाद जाट वोटर जेजेपी से भी उतने ही नाराज हैं जितने भाजपा से। इनफैक्ट इसी के बाद भाजपा ने जेजेपी से किनारा करने के बारे में सोचा था। ऐसे में कांग्रेस जाट वोटों को बड़ी आस से देख रही है। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन विधानसभा में 30 सीटें उन्होंने जीती और भाजपा का स्पष्ट बहुमत रोक लिया था। एक कारण यह भी है कि पार्टी के पास ताकतवर जाट नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक के आसपास की मुख्य देशवाली सीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। मुमकिन है कि इसी नाते अब दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस की ओर हाथ बढ़ाया है। इन समीकरणों पर और भी स्पष्टता दे रहे हैं हरियाणा की राजनीति के जानकार। इस तरह से जाट और नॉन जाट वोट की पॉलिटिक्स की जो बात की जा रही है, तो जाट वोट 2019 में विधानसभा चुनाव में तो जरूर जेजेपी लेने में कामयाब हुई थी, लेकिन 2019 में जैसे ही जेजेपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और 4.5 साल लगातार सरकार में वो लोग हिस्सेदार रहे, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद महिला पहलवानों का मसला हुआ और उसके बाद जितने भी इन्होंने वादे किए थे वो वादे नहीं निभाने के जो मसले थे, उन मसलों को लेकर जो इनका कोर वोटर था, जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो जाट विशेष तौर पर किसान वर्ग के लोग थे, वो फिलहाल जेजेपी से बिल्कुल नाराज हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो जाट वोटर इनके एक जमाने में मजबूत समर्थक थे, आज जब ये उन इलाकों में वोट मांगने के लिए जाते हैं, इनके परिवार, जो पहला परिवार है जेजेपी का जिसमें अजय चौटाला है और उनके परिवार है, उनके बेटे और उनकी पत्नी, तो जब ये लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हर जगह ऐसा लगभग हर तीसरे चौथे गांव में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि इनको या तो काले झंडे दिखाए जाते हैं या फिर इनका रास्ता रोक लिया जाता है। मतलब कैंपेनिंग के दौरान इस तरह की अप्रत्याशित घटना हम लोगों ने पिछले कई चुनावों में नहीं देखी। और उसी तरह की स्थिति बीजेपी के जो मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनके साथ भी देखने में आई। तो जेजेपी के बीजेपी से अलग होने का या जेजेपी ने जो समर्थन देने की घोषणा की है वो एक ढकोसला है और उसका जाट वोटर पर कोई असर चुनाव में पड़ेगा, मैं इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तीसरा सवाल यहाँ ये उठता है कि जेजेपी और कांग्रेस अगर साथ आती हैं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने मुकाबला कैसा होगा? सुनिए एक्सपर्ट से। हरियाणा में कोई भी राजनीतिक दल फिलहाल जेजेपी का बोझ अपने सिर पर लेना नहीं चाहता है, क्योंकि जेजेपी का जो वोटर था वो टूट गया है, कोर वोटर टूट गया है। और बीजेपी सरकार के दौरान जो भी अनियमितताएं हुई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो प्रशासनिक लेवल पर हो, उन सब का ठीकरा बीजेपी ने जेजेपी के सिर पर फोड़ दिया है कि जो भी गलतियां हुई हैं वो जेजेपी की वजह से हुई। उसके बावजूद भी अगर जेजेपी कांग्रेस पार्टी के साथ आती है तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा, इसका नफा होने वाला नहीं है। कांग्रेस का इसका निश्चित तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि जितना भारी एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त जेजेपी के खिलाफ है, उतना भारी तो शायद बीजेपी के खिलाफ भी नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट्स का भी विरोध है, लेकिन बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स का विरोध नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी, जैसे बंतो कटारिया है, उनका विरोध देखने को नहीं मिल रहा हम लोगों को।
लेकिन जेजेपी का तो कोई उम्मीदवार ऐसा बचा ही नहीं है जिसको गांव वालों ने पकड़कर उनसे सवाल ना किए हो। यानी हरियाणा में नए समीकरण फिलहाल विधानसभा की स्थिति पर तुरंत असर डालने वाले भले ही ना हो, लेकिन लोकसभा चुनावों के नजरिए से ये हलचल दिलचस्प है। ये खबर यहीं तक, अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। अगली खबर आई है गुजरात से, जहां एक वीडियो सामने आया है। वीडियो 7 मई को हुए मतदान के दिन का है। वीडियो में एक युवक ईवीएम के साथ खिलवाड़ करता दिख रहा है। नाम है विजय भाभोर। वो संतरामपुर के गोठीब तालुका के पूर्व अध्यक्ष रमेश भाभोर का बेटा है। विपक्ष का आरोप है कि ये बूथ कैप्चरिंग है। मामला महिसागर जिले की दाहोद लोकसभा सीट का है, जहां विजय भाभोर ने ईवीएम के साथ सोशल मीडिया पर लाइव किया। वीडियो में आरोपी विजय अपने साथियों से ये कहते हुए नजर आ रहा है कि ईवीएम अपने बाप की है। इस संबंध में दाहोद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रभाबेन तावियाड़ ने केस दर्ज कराया और चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी विजय भी फरार बताया जाता है। एफआईआर होने के बाद विजय ने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक लोग इस घटना को देख चुके थे। स्क्रीनशॉट्स भी लिए जा चुके थे। वीडियो में विजय भाभोर कहता नजर आ रहा है कि बीजेपी ही चलेगा, फोन कर दो उनको, मशीन अपने बाप का है। आगे कुछ अपशब्द भी वो कहता है। इसके बाद विजय भाभोर कहता है कि अब मशीन लेकर यहां से निकलेंगे। हालांकि वो ईवीएम अपने साथ ले गया या नहीं, ये वीडियो में नहीं है। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने कहा है कि जब आम लोगों को इस तरह के गुनाह करने की छूट नहीं है तो बीजेपी नेता के बेटे को क्यों है। इसके अलावा सवाल बूथ पर लगे कर्मचारियों पर भी उठ रहे हैं कि उनके होते हुए कोई व्यक्ति ईवीएम तक कैसे पहुंच गया, उसका एक्सेस ईवीएम मशीन्स तक कैसे हुआ। इस खबर में आगे जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। कर्नाटक बीजेपी के विवादित ट्वीट वाले मामले में कर्नाटक पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय को समन जारी किया है। दोनों नेताओं को 7 दिन के अंदर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में पेश होना है। रमेश बाबू नाम के एक शख्स ने बीती 5 मई को बीजेपी कर्नाटक के एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल कर्नाटक बीजेपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो के कंटेंट को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। कांग्रेस का आरोप था कि इस वीडियो में एक समुदाय विशेष को और राहुल गांधी को गलत तरीके से चित्रित किया गया है। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए एक्स से, जो वीडियो प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उससे कहा था कि ये वीडियो हटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में जेपी नड्डा, कर्नाटक बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं BY विजेंद्रन और अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इन पर लगी थी आईपीसी की धारा 505। ये धारा अलग अलग वर्गों के बीच बैर या नफरत भड़काने पर लगती है और इसी के बाद अब पुलिस ने समन भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर गलती से भी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। भाइयों बहनों, आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था। वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते। हरियाणा के सिरसा में 6 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं, जो चुनाव के इस मौसम में चुनाव आचार संहिता के बीच बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस सिरसा द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 6 लाख रुपए की ये राशि जब्त की। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन अधीर रंजन चौधरी की वजह से नहीं हो सका। अधीर रंजन कांग्रेस से सांसद भी हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अभिषेक और ममता बनर्जी तक पहले भी ये कह चुके हैं कि अधीर रंजन की वजह से ही राज्य में दोनों पार्टियों का यानी टीएमसी का कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका और इसी वजह से टीएमसी अब जो इंडिया गठबंधन है उसका हिस्सा नहीं है। पहले भी दोनों ये बात दोहरा चुके हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी है, इसलिए गठबंधन का सवाल नहीं उठता। अब आज का चुनावी किस्सा। आज आपको किस्सा सुनाएंगे अररिया लोकसभा सीट से, बिहार की अररिया लोकसभा सीट से
3 बार के सांसद रहे तुलमोहन राम का, जिन्होंने मधु लिमये के उठाए एक मामले में 5.5 साल की जेल काटी और फिर राजनीति से संन्यास ले लिया। तुलमोहन राम पहले ऐसे सांसद थे जिनकी वजह से विपक्ष ने लोकसभा में काम का बहिष्कार कर दिया था। दरअसल 1974 में जब तुलमोहन अपने तीसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे करने वाले थे, इसी दौरान उन पर घोटाले के आरोप लगे। तुलमोहन राम को दोषी पाया गया, उन्हें 5.5 साल की सजा हुई। उन्होंने सजा पूरी की और फिर जेल से निकलकर राजनीति से संन्यास ले लिया। एक बात यह भी खास कि जांच शुरू होने से पहले जब घोटाले के आरोप ही लगे थे, तभी तुलाराम ने खुद मान लिया था कि हाँ, मैंने ऐसा किया है, मैंने ये अपराध किया है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।